नमस्कार दोस्तों, संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का बेस क्या है। तो आज हम बेसिक संस्कृत की तरफ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं बेसिक संस्कृत। देखिए, संस्कृत की जो वर्णमाला है वो मैं आपको पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि संस्कृत के वाक्य बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, संस्कृत में होता क्या है। पहले हम लेते हैं 3 नंबर को। ठीक, 3 नंबर से हम वचन, पुरुष और लिंग इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं वचन पर, फिर आएंगे पुरुष पर, इसके बाद पढ़ेंगे हम लिंग। पहले इस 3 नंबर को समझते हैं। वचन कितने होते हैं संस्कृत में? वचन होते हैं 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन क्या करता है? किसी भी एक प्राणी, वस्तु, स्थान के बारे में अगर बोध कराया जा रहा है तो वहां पर एक वचन का प्रयोग होगा। द्विवचन में 2 के बारे में बता रहा है, तो जहां पर भी 2 के लिए प्रयोग किया जाएगा वहां पर द्विवचन आएगा। और बहुवचन 2 के अलावा, चाहे वो 3 है, 4 है या 1000 है या उससे भी ज्यादा है, वो सब आपके आ जाएंगे बहुवचन में। ठीक, आगे देखिए पुरुष। पुरुष कितने हैं? पुरुष भी 3 हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसको समझते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो वो क्या कहता है कि भैया मैं तो उत्तम हूं, मैं तो सबसे बढ़िया हूं। तो मैं यानी अहम, मैं, मुझसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब उत्तम पुरुष में डालेंगे। अहम, अहम, आवाम, हम 2, और वयम, हम सब। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम 2, हम सब, ये आ जाएगा उत्तम पुरुष में। फिर आती है मध्यम पुरुष की बात। जब आप मेरे सामने हैं तो आपको तो मैं बुरा बोलूंगी ही नहीं, आपको मैं दे देती हूं मध्यम पुरुष में। त्वम, युवाम, यूयम। अब आप ये कहेंगे कि अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, ये 3 क्यों लिखे हैं? पुरुष 3 हैं, वचन भी 3 हैं। मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, अब तुम और मैं, तुम और मैं, हम दोनों के अलावा बाकी जो भी इस संसार में है वो सब प्रथम पुरुष में चला जाएगा। जो भी कुछ है, मेरे और तुम्हारे अलावा जो भी कुछ है सबको हम प्रथम पुरुष में डाल देंगे। वह है, यह है, ये 2, वे 2, कौन, कौन 2, कौन सब, राम, सीता, लक्ष्मण, जो भी कुछ है, एनीथिंग, सब कुछ प्रथम पुरुष में आएगा, सिवाय किसके? त्वम और अहम, तुम्हारे और मेरे अलावा जो होगा सब प्रथम पुरुष में चला जाएगा। ये थी पुरुष की बात। इसको और भी विस्तार में आगे समझाऊंगी अगली वीडियो में मैं। आगे देखिए लिंग। लिंग कितने हैं? ये भी 3 हैं, क्योंकि हम तो 3 की बात कर रहे हैं। तो लिंग क्या है? सबसे पहले लेते हैं हम पुल्लिंग। पुरुष प्रधान समाज है तो सबसे पहले पुल्लिंग को उठाएंगे। फिर लेते हैं स्त्रीलिंग। स्त्री के बिना सृष्टि की
कल्पना भी नहीं कर सकते, स्त्रीलिंग। इसके बाद लेंगे नपुंसकलिंग। इनका भी अपना विशेष महत्व है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 लिंग हैं। अब इन तीनों लिंगों की पहचान कैसे करनी है? देखिए, जितने भी शब्द हैं, अधिकतर शब्द जिनमें ह्रस्व मात्रा लगती है, छोटी मात्रा लगती है, वो पुल्लिंग में चले जाते हैं। अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं पुल्लिंग के जिनमें छोटी मात्राएं लगी होती हैं। स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग में कुछ शब्द छोटी मात्रा के भी होते हैं, लेकिन अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं जो दीर्घ मात्रा के होते हैं। इसके बाद देखिए नपुंसकलिंग की पहचान कैसे करनी है। जो पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है, अब अकारांत क्या है इसको भी बताती हूं, पहले इसे समझिए। जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनमें जब मैं को जोड़ देंगे ना, हम हलंत वाले मैं को जोड़ देंगे तो वो नपुंसकलिंग शब्द बन जाता है। देखिए अब अकारांत क्या है? अकारांत का मतलब हुआ अ से जिस शब्द का अंत हो रहा है वो कहलाता है अकारांत। देखिए जैसे मैंने एक शब्द दिया आपको, चलो राम को ही ले लेते हैं, ठीक है, राम शब्द लिया, तो ये राम शब्द कैसे बना? र आ रा म अ म रा म, इन दोनों को जब मिला दोगे तो राम मिलेगा आपको, ठीक। अब देखिए बात चल रही थी अकारांत की। अब ये राम शब्द जो मैंने टुकड़े करके लिखा है, इसमें सबसे अंत में आपको क्या मिला? अ मिला। तो अ से जिस शब्द का अंत हो रहा है वो कहलाएगा अकारांत, ठीक। इसी प्रकार से जिस शब्द का अंत आ से हो रहा है वो कहलाएगा आकारांत, जैसे सीता, आकारांत। ई से जिस शब्द का अंत हो रहा है वो इकारांत कहलाएगा, ऊ से जिसका अंत हो रहा है वो उकारांत कहलाएगा, ठीक है। तो आपने ये सुना होगा काफी जगह पर, उकारांत शब्द का जो शब्द रूप है वो इस प्रकार से चलेगा, इकारांत का ऐसे चलेगा। अब आपको जब ये पता होगा ना कि इकारांत शब्द होता क्या है, उकारांत होता क्या है, तो आप शब्द रूप को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये थी आज की थोड़ी सी बेसिक चीजें। इसके अलावा जब मैं अगली वीडियो डालूंगी तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से लकार और विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, लकार क्या होते हैं और विभक्ति क्या होती हैं। बहुत से ऐसे संस्कृत स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लकार तो याद हो जाते हैं लेकिन विभक्ति याद करने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।